हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस समय केवीएस टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर चर्चा हो रही जो प्रश्न आ सकते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उन्हीं श्रृंखला में से आज हम अगली कड़ी में अगले प्रश्नों को देखते हैं। और जो आज का पहला सवाल होगा इस तरीके से देखते हैं हम क्या है। कह रहा है स्वयं प्रकाश के बारे में सही कथन का चयन करें। यहाँ सही कथन का चयन करना है। तो स्वयं प्रकाश क्या है? एक लेखक हैं। तो इनके बारे में आइए हम पता करें क्या सही है क्या गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वसुधा क्या है? एक पत्रिका है, इसके संपादक हैं। तो वसुधा पत्रिका के संपादक हैं। दूसरा कह रहा है कि नेताजी का चश्मा इनकी कहानी विधा है। तीसरा कह रहा है इनका जन्म 1947 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। चौथा कह रहा है सभी सही है। तो इनका जो ऑप्शन इसका होगा वो सभी सही होगा। अर्थात ये वसुधा पत्रिका के संपादक भी थे। नेताजी का चश्मा इनकी कहानी विधा है। इनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसलिए जो जितने ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं सभी के सभी सही हैं। तो नेताजी का जो चश्मा है, नेताजी का चश्मा यानी कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का से संबंधित है। तो यहाँ पर है क्या कि जो संस्कृति है भारतीय और जो आज़ादी है, आज़ादी कैसे मिली थी और आज़ादी का मिलने का मतलब ये जो देशभक्ति होती है, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि जिसने आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी वही देशभक्त होता है। देशभक्त देश के करोड़ों नागरिक हैं, जितने भी नागरिक हैं सभी में देशभक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर इनकी एक मूर्ति बनाई गई है एक गांव में चौराहे पर। तो संगमरमर से वो मूर्ति बनी है। तो उस मूर्ति में बन के तैयार हो गई, लेकिन चश्मा नहीं लगा था क्योंकि नेताजी तो चश्मा लगाते थे। तो एक है कैप्टन चश्मा वाला। तो कैप्टन चश्मा वाला वो क्या करता है, डेली आता है, वहीं बगल में एक डंडी के सहारे चश्मे के कुछ फ्रेम रखता है, जो कि वो विक्रेता भी है। तो वो डेली एक चश्मे उतार के उनके मूर्ति पे लगा देता है। तो एक हवलदार साहब हैं, तो वो जब डेली लगभग हर 15 दिन बाद पे किसी जरूरी काम से वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, जब जाते हैं तब देखते हैं तो चश्मा बदला रहता है। तो पान वाला है, उससे पूछते हैं कि आखिर भाई कारण क्या है, इसका हम मतलब नहीं समझ पाते। तो वो बताता है कि एक चश्मे वाला है, कैप्टन चश्मे वाला, वो आता है वही चश्मा ये लगाता है। तो जब ये देखते तब फ्रेम उसका चेंज होता है। तो बोलते तो कहे कि साहब, पान वाला कहता है कि साहब आप चश्मा वाला आ रहा है, उसी से पूछ लीजिए। तो जब ये गए चश्मा वाले से पूछे तो वो कहा सर ऐसा है कि मान लीजिए जैसे कोई ग्राहक आया, वो मूर्ति में देखा, नेताजी के मूर्ति में देखा कि चश्मे का फ्रेम वो बड़ा सुंदर है। तो उसने कहा कि हमको उसी तरीके का चश्मा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वो चश्मा उतार कर उसको दे देते हैं और यहाँ जो हमारे पास चश्मा होता है उसका फ्रेम ले जाके फिर वहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। एक दिन ऐसा होता है कि कैप्टन चश्मा वाला मर जाता है और उनके मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होता। तो फिर जब हवलदार साहब आते हैं गाँव में तो देखते हैं तो वहाँ चश्मा नहीं है। तो फिर जब देखते हैं चश्मा नहीं है तो बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं, पूछते हैं। तो वो पान वाला बताता है कि कैप्टन चश्मा वाला मर गया है साहब, तो इसलिए। तो फिर एक बार उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखे कि बच्चों ने क्या किया था कि जैसे आप देखे होंगे कि आम के पत्ते का या सींग का चश्मा बना के बच्चे पहनते हैं गाँवों में, तो उसी तरीके से कुछ बच्चों ने सींग का चश्मा बना के पहना दिया था उन्हें। तो उसी बात को लेकर कि देखिए आस्था, विश्वास और भक्ति, देशभक्ति किस कदर उन लोगों में रची बसी है, उसी के ऊपर ये सारी कहानी है। ठीक। तो एक जो सार और संक्षिप्त था वो क्या था कि नेताजी का चश्मा का यही है। जन्म स्थान इनका कहाँ था, स्वयं प्रकाश का, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी सही है। आइए अगला देख लेते हैं। यशपाल के बारे में सही कथन चुने। यशपाल का जन्म 1903 फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। तो बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कर रहे हैं शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुआ था। शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुआ था।
ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लखनवी अंदाज इनका व्यंग विधा है, लखनवी अंदाज इनका व्यंग विधा है। ठीक, तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो सभी के सभी सही हैं। देखिए, ये जो नेताजी का चश्मा है और ये जो लखनवी अंदाज है, ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में मेंशन है, ये शीर्षक के नाम से मेंशन है और इन्हीं को आपको पढ़ना है, इन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ों को पढ़ना है। तो लखनवी अंदाज में क्या किया गया है कि मतलब जो राजसी ठाट बाट है, जो शाही राज ठाट बाट है, उसको उस अंदाज में किस तरीके से मतलब कि चीज़ें जो गुजर चुकी हैं लेकिन उसको उसी अंदाज में आज भी जो है दिखावटे रूप में किस तरीके से पेश कर रहे हैं। तो लेखक ने ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन की यात्रा के दौरान, क्योंकि यात्रा इनकी छोटी सी ही थी, लंबी कम दूरी की थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्होंने स्लीपर का टिकट लिया ताकि आराम से जो है खिड़की के बगल बैठ सके और अपनी कहानी लिखने के लिए कुछ प्राकृतिक दृश्य देख सके। लेकिन होता क्या है कि ट्रेन के अंदर ही एक सामने जो है नवाब साहब बैठे हुए हैं और वो नवाब साहब 3 खीरा लेके बैठे हुए हैं, उसमें फिर अपना बाकी तौलिया उलिया बिछा के पूरा नवाबी अंदाज में। तो इन्होंने अपनी तिरछी निगाहों से उनको बार बार देखते हैं, तो नवाब साहब को अपनी बाधा समझ में आती इन्हें देखकर। तो फिर काफ़ी देर बैठे रहने के बाद फिर इनसे पूछते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे, तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं खाएंगे साहब, शुक्रिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो खीरा काटते हैं, उसके बाद उसमें नमक मिलाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फिर उसके बाद सब फेंक देते हैं खिड़की से बाहर। और उसके बाद थोड़ा सा नाटक करते हैं कि खीरा जो है ठीक नहीं था, सूंघ लेने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, पेट में अपच हो गया। तो उन्हीं सब को लेकर इन्होंने एक व्यंग अंदाज में लिखा। और फिर जब इन्होंने लास्ट में कहते हैं कि देखो, अगर आदमी अगर कहानी ढूंढे, कथा ढूंढे, तो आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। ये प्राकृतिक दृश्य और बाकी चीज़ों में अपनी कहानी ढूंढ रहे थे, लेकिन इनकी कहानी ट्रेन के अंदर ही मिल गई। तो उसी को लेकर इस पे क्या है, चर्चा है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह और सुखदेव से यशपाल कहाँ मिले थे? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यशपाल से संबंधित, स्वयं प्रकाश से संबंधित, ये सब सारे क्वेश्चन जितने हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप बिल्कुल मिस ना करना, नहीं तो आपके सवाल गलत होंगे, ये श्योर है। तो भगत सिंह और सुखदेव से यशपाल कहाँ मिले थे? सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, इस्लामाबाद, लाहौर। तो भाई ये लाहौर मिले थे। और लाहौर कैसे मिले थे? क्योंकि वहाँ के नेशनल कॉलेज में ये पढ़ने गए थे, तो वहाँ पर भगत सिंह और सुखदेव से इनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लाहौर होगा। पंजाब प्रांत किस लिए फेमस है? तो पंजाब प्रांत मोहनजोदड़ो के लिए फेमस है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। ठीक, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में क्या है, हड़प्पा। ठीक, तो इनको इस तरीके से याद करना, क्योंकि जब आज के अतीत पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारा चीज अतीत के बारे में ही बताया गया है, जो ओम थानवी की रचना है। ठीक, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो आइए भैया राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में देखते हैं। 1899 जन्म बेनीपुर, 1899 में जन्म, बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर। बिल्कुल सही बात है, इनका जन्म हुआ था 1899 में। और कहाँ पर हुआ था? बेनीपुर गांव। और ये कहाँ पड़ता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, तो मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। फिर अगला ऑप्शन कहता है इनका पूरा साहित्य बेनी रचनावली, बेनीपुरी रचनावली 5 खंडों में प्रकाशित है। तीसरा देख लेते हैं, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत इनका रेखाचित्र विधा है। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जनवाणी इनके द्वारा संपादित पत्रिका है।
तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, गलत क्या है? बी। और जो गलत होगा वही क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इनका जो पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली है वो 5 खंड में ना होकर 8 खंडों में है, 8 खंडों में। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, क्योंकि बी ही गलत है और जो गलत है वही हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप इन चीजों को बहुत ध्यान से रखिए, देखिएगा। यहाँ बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है, रेखा चित्र विधा है, और इसमें क्या चर्चा है? जो बाल गोविंद भगत हैं ये कबीर को साहब मानते हैं, यानी कि जो इनकी आस्था है, भक्ति है, भावना है, ये ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थ होते हुए भी भक्ति में अपने पूरे तल्लीन हैं। और इनकी उम्र लगभग 60 साल है। और ये क्या करते हैं कि एक छोटा लंगोटा पहने रहते हैं और टोपी एक लगाए रहते हैं। उसके साथ ही क्या करते हैं कि जब ठंड पड़ती है तो एक कंबल ओढ़े रहते हैं, और उसके बाद दिन रात भक्ति भावना में ओत प्रोत रहते हैं, अपना भजन कीर्तन ये सब करते रहते हैं गांव में घूम टहल कर, और खेती बाड़ी भी अपना करते हैं जीविकोपार्जन के लिए। और जो खेती से कुछ पैदा होता है तो ये जो कबीर पारक संस्थान का जो स्थल होता है, कबीर धर्म स्थल जो होते हैं, जहाँ पर 4 कोस दूर है इनके घर से, तो वहाँ पे ले जाके सारा का सारा रख देते हैं। वहाँ से रखने के बाद जो कुछ बचता उसको उठा लाते हैं, घर पर लाते हैं, तो उससे जो अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास एक बेटा है, एक बहू है। बहू जो है वो बहुत ही सुशील है, और इनको एक घर को पूरा संभाल रखी है, मतलब इनकी गृहस्थी पूरा संभाल रखी है। और इनका सबसे प्रचंड रूप जो है, सबसे उत्कृष्ट रूप जब देखने को मिलता है तब मिलता है जब इनका पुत्र मर जाता है। उसकी मृत्यु पर ये क्या करते हैं कि खूब गाते हैं, खूब बजाते हैं। ये कहते हैं कि एक प्रेमी का एक प्रेमिका से मिलन हो गया, अर्थात ये जो शरीर है ये जाके आत्मा परमात्मा से मिल गई है, ये अपने जहाँ इसको जाना चाहिए तो वहाँ चली गई। ये तो उत्सव मनाने का दिन है, रोने का नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये क्या करते हैं, पूरा जो है इसमें इन्हीं का रेखा चित्र उभार कर रखे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और उसमें जो ग्रामीण संस्कृति की जो झलक है, जब ये गाते हैं तो किस तरीके से महिलाएं सुनती हैं, बच्चे नाचने लगते हैं, बुजुर्ग एकाग्रचित हो जाते हैं, सारी ग्रामीण संस्कृति की एक झांकी प्रस्तुत किए हैं इस बाल गोविंद भगत जो भक्त हैं इनके माध्यम से। ठीक, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी गलत है, क्योंकि जो गलत है वही सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो बेनीपुरी रचनावली है ये कितने खंडों में है? तो 8 खंडों में है। और ये बाल गोविंद भगत जो इनका रेखा चित्र है, यही रेखा चित्र आपके उसमें लगा हुआ है सिलेबस में। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में सही चयन करें। चर्चे और चरखे नाम से दिनमान पत्रिका में स्तंभ लिखते थे। बिल्कुल बात सही है। दिनमान पत्रिका के ये उप संपादक थे। क्या थे? उप संपादक। और पराग पत्रिका थी इनकी ये, उसके संपादक थे। क्या थे? संपादक। तो पराग पत्रिका के संपादक और दिनमान पत्रिका के उप संपादक थे। और उसी दिनमान पत्रिका में क्या करते थे? चर्चे और चरखे नाम से क्या लिखते थे? स्तंभ लिखते थे, मतलब एक कॉलम लिखते थे। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुआनो नदी, काठ की घंटियां, खूटियों पर टंगे लोग, ये इनका काव्य संग्रह है। बात बिल्कुल सही है, ये इनका काव्य संग्रह ही है। इनका जन्म 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? सभी सही है। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा सभी सही है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल क्या है? मन्नू भंडारी के बारे में गलत चुने।
मन्नू भंडारी के बारे में गलत चुने। एक कहानी यह भी इनका आत्मकथ्य है। एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथ्य है। इनका नहीं, एक कहानी यह भी इनका आत्मकथ्य है। दूसरा कह रहा है इनका जन्म 1931 भानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तीसरा कह रहा है आपका बंटी महाभोज इनका कहानी संग्रह है। चौथा कह रहा है इनके परिवार में विवाह की अनिवार्य योग्यता 16 वर्ष एवं शिक्षा मैट्रिक तक थी। तो आइए हम समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह कहानी, एक कहानी यह भी इनका आत्मकथ्य है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने अलग से कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। अपनी अनेक कहानियों में अपनी कथा के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय करके एक एक कहानी जैसे इनके दिमाग में याद आई तो उसी में अपने ही इर्द गिर्द उसको लिखकर उसी में अपना जिक्र करी हुई है। तो इसलिए क्या है, ये आत्मकथ्य है। इनका जन्म 1931 भानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। आपका बंटी महाभोज ये कहानी संग्रह नहीं है, ये उपन्यास है। इनका क्या है, उपन्यास है। इनका एक उपन्यास और है, क्या है पता है आपको, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान। इसमें लेखक द्वय हैं, लेखक द्वय। कौन कौन, एक तो मन्नू जी हैं, दूसरे कौन है, राजेंद्र यादव। और ये राजेंद्र यादव कौन है, ये हंस पत्रिका के संपादक हैं। और ये हंस पत्रिका कौन सी है, वही कौन, मुंशी प्रेमचंद जिसे प्रकाशित करते थे, मुंशी प्रेमचंद। कब तक ये प्रकाशित किए थे, 1930 से 36 तक। तो ठीक इस तरीके से क्लियर हुआ। तो 1 इंच मुस्कान ये लेखक द्वय हैं, कौन कौन से, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव। ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं, मिलकर इसको लिखे थे। तो इस तरीके से जो गलत होगा क्या होगा, सी गलत है, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। ठीक, इनके परिवार में विवाह की अनिवार्य योग्यता 16 वर्ष एवं शिक्षा मैट्रिक तक थी। बिल्कुल, इनके यहाँ इनके परिवार का सबसे बड़ी विशेषता यही थी, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खामियां यही थी कि जैसे ही 16 वर्ष का हुआ लड़का या लड़की, उसकी शादी कर दी जाती थी। तो इनके सामने भी चुनौती थी, क्योंकि इनकी बहन की शादी 16 वर्ष की उम्र में, बड़ी बहन जो इनसे बड़ी थी, ये 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और ये सबसे काली थी, रंग में काली थी। और इनके पिताजी की जो सबसे कमजोरी थी वो क्या थी, गोरा रंग। और इनकी जो बहन सुशीला थी वो क्या थी कि वो काफ़ी गोरी थी, अच्छी थी, कद काठी में भी सुंदर थी। तो फिर इनसे उसकी तुलना बराबर होती रहती थी। तो इनमें धीरे धीरे जो है, जब अपने बारे में नकारात्मक बातें सुन रही थी तो इनके मन में हीन भावना आ गई। तो ये थोड़ा सा अपने पिता के प्रति कह सकते हैं कि इनका जो था वो रूखापन लगाव था। और क्योंकि इनके पिताजी जो थे सामाजिक राजनैतिक व्यक्तित्व के धनी थे और आज़ादी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे वो, तो इनके घर में मीटिंग भी होती रहती थी। जन्म तो इनका कहाँ हुआ था, भानपुरा मंदसौर में, लेकिन इनका जो बचपन बीता और बहुत कम समय मंदसौर में रही, ये चली गई कहाँ, अजमेर में। तो अजमेर में ही शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। और इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है क्या है कि इनका जो स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने का जो अवसर मिला, क्योंकि जब सुशीला की शादी हो गई तो इनके पिताजी जब घर में कोई आते थे, भाई राजनीतिक व्यक्ति थे ही, तो राजनीति से संबंधित लोग आते रहते थे, हमेशा आना जाना। तो ये जब चाय लेकर जाती थी तो इनके पिताजी क्या कहते थे कि तुम भी बैठो बगल में। तो जब ये बैठने लगी तो हाई स्कूल में थी, उसमें तो समझ तो थी नहीं कि क्या होती है ये राजनीति, आज़ादी, क्या क्या कह रहे हैं, कुछ समझ ना पाती थी। तो वहाँ बैठ के सिर्फ सुनती थी।
धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी एक मैडम थी जहाँ एडमिशन ली थी, वहाँ की प्रिंसिपल ने इनको जो है आज़ादी के बारे में बताया। उसके बाद कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए दी, इन्होंने पढ़ी तो थोड़ी थोड़ी जागरण अवस्था में आई। जब जागरण अवस्था में आई तो इन्होंने भी आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद तक ये सक्रिय रही। ठीक, तो इस तरीके से जो ये एक कहानी यह भी है, इसमें सारी आज़ादी से लेके इनके अपनी संघर्ष गाथा से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके परिवार के बारे में सारे व्यक्तित्व का जीवनी का वर्णन इन्होंने इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। और सी क्योंकि गलत है, क्योंकि आपका बंटी महाभोज ये क्या है, उपन्यास है। और एक उपन्यास इनका कौन सा है, 1 इंच मुस्कान। ये सब आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इनके घर में जो शादी की उम्र थी वो 16 वर्ष थी और जो शिक्षा का स्तर था वो कहाँ तक था, मैट्रिक तक था। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सुनीता शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास विधा है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास विधा है। ठीक, तो सुनीता शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास विधा है। जैनेन्द्र कुमार, भगवती बाबू, शीला अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो भगवती बाबू का एक जो लेख था वो क्या था, चित्रलेखा। ये चित्रलेखा इनका था। और शीला अग्रवाल जी जो है ये कौन थी, ये मन्नू की क्या थी, प्रिंसिपल थी, मैम थी प्रिंसिपल। इन्होंने ही जैनेन्द्र कुमार के सुनीता जो उपन्यास है, शेखर एक जीवनी जो है, तो राइट आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। जो सुनीता और शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास है, इन उपन्यासों को इन्होंने क्या किया था, पढ़ने के लिए सजेस्ट किया था। तो ये सुनीता पढ़ी तो इनको काफी अच्छा लगा। और इनकी एक रचना और है, त्यागपत्र। क्या है, जैनेन्द्र की त्यागपत्र। ठीक, सुनीता शेखर एक जीवनी त्यागपत्र किसकी रचना है, तो ये रचना है जैनेन्द्र कुमार की। अगर आप इसका ट्रिक बनाना चाहें ऐसे बनाइए, सुनीता जैनेन्द्र से मिलकर शेखर को त्यागपत्र दिया। ये क्या है, ट्रिक हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, आप इस ट्रिक को जो है अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छा है। सुनीता क्या है, इनका उपन्यास है। जैनेन्द्र का उपन्यास क्या है, सुनीता। और शेखर एक जीवनी क्या है, ये भी इनका उपन्यास है। त्यागपत्र भी इनका एक रचना है। तो सुनीता जैनेन्द्र से मिलकर शेखर को त्यागपत्र दिया, अर्थात ये तीनों इनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो बेटर लगे वो करिए। हमारा जो सलाह था, जो हमें मालूम था, जो बनाए थे, हमारा निमोनिक था, वो हम आपको दे दिए। ठीक, आइए अगला देखते हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु किसका कहानी संग्रह है। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मन्नू भंडारी होगा। ठीक, प्रेमचंद का क्या है कहानी संग्रह, मानसरोवर है। मानसरोवर कितने भागों में बटा है, तो आपको पता है 8 खंडों में विभक्त है। महादेवी का संस्मरण रेखा चित्र क्या है इनका, मान लीजिए रेखा चित्र भक्ति नेक है, उसकी कहानी इन्होंने आपके पाठ में मेंशन भी है। एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है। कृष्णा सोबतिका का क्या है, एक बचपन इनका संस्मरण है। और एक इनका शब्द चित्र है, शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में लगे हुए पाठ हैं, तो ये भी आप जानकारी रख रहिए।
अब अगला सवाल आइए देखते हैं हम। यतीन्द्र मिश्र के बारे में सही विकल्प है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शहीद इनकी अर्धवार्षिक पत्रिका है। तो भाई बिल्कुल बात सही है, ये जो शहीद है इनकी क्या है, अर्धवार्षिक पत्रिका है, बिल्कुल बात सही है। नौबत खाने में इबादत इनका व्यक्ति चित्र विधा है, बिल्कुल बात सही है, ये इनका व्यक्ति चित्र विधा है। तीसरा कहता है यदा कथा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर अलाप, काव्य संग्रह है इनका, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, अर्थात सभी सही है। तो ये जो नौबत खाने में इबादत जो है, ये क्या है, इनका व्यक्ति चित्र है। और इसमें किसका जिक्र किया गया है, तो बिस्मिल्लाह खान का, बिस्मिल्लाह खान। ये क्या थे, शहनाई वादक थे, शहनाई वादक। इनका बचपन का क्या नाम था, अमरुद्दीन। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारत रत्न और पद्म विभूषण। ये दो महत्वपूर्ण भारत के सबसे बड़े पुरस्कार सम्मान है। सबसे बड़ा भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण। इतनी जानकारी आप रखिए। इनके लिए एक हम अलग क्वेश्चन फिर से लेंगे, तो उसमें हम इनके बारे में पूरी डिटेल जो भी जानकारी बच रही है उसमें हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, और डी ही सही है, सभी सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में गलत चुनाव करें। तो आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में गलत चुनाव करते हैं। क्या होगा गलत, इनका जन्म 1864 दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। इनका जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था, बिल्कुल सही बात। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1905 में किया था। ठीक, ये भी देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस शीर्षक से महिला मोद में प्रकाशित किए, महिला मोद में प्रकाशित किए थे। महिला मोद इनकी जो है महिलाओं पर लिखा गया एक संग्रह है, उसी में ये शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बिल्कुल सही बात है ये, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो इनका संपूर्ण साहित्य की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये द्विवेदी युग के क्या है, प्रणेता हैं। तो इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंड में, 15 खंड में। इस बात को ध्यान रखना कि 15 खंड में प्रकाशित है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जो गलत है क्या है, बी गलत है, और बी गलत है, इसीलिए हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, बी सही होगा। तो यहाँ पे जो होगा ये 1905 न होके 1903 में इसका संपादन किए थे। ये सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में किए थे इन्होंने। तो इस तरीके से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और एक बात आपसे बोलना चाहेंगे, कल एक सवाल गलत हो गया था, वो कंचा करके था, कंचा शीर्षक से था, जो मलयालम में था और उसका अनुवाद हुआ था, और उसके जो लेखक है टी पद्मनाभन थे। तो उसमें हुआ क्या है कि वो हम बता दिए थे आपको दूसरी विधा, जबकि वो कहानी विधा है। तो हम उसको निबंध विधा बता दिए थे। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो कहानी विधा है। कंचा क्या है, कंचा कहानी विधा है, और कहानी विधा वो शीर्षक का नाम है कंचा, और उसके जो लेखक हैं कौन है, लेखक हैं ये क्या कहते हैं, टी पद्मनाभन, और ये मलयालम में थी, इसका अनुवाद किया गया है। तो ठीक है, इस तरीके से आज हम प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए
और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश किए। और आगे फिर अगली श्रृंखला में हम और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। ये सारे के सारे जितने करा रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन सबका जो है ढंग से विश्लेषण करिए, ढंग से जो है इसको अटेम्प्ट करिए और इन बारीकियों को आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम के समय में काम दे। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।